हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम आर्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के थ्रू आउट आप इस ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख सकते हैं। स्टार्टिंग में जब आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस बुक को समझना आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इससे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, इसके फैक्ट पे अपनी पकड़ बनाना आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो 4 से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली में रह के कोचिंग के थ्रू आउट भी तैयारी कर रहे हैं। आफ्टर डैट भी उनको ये बुक अभी भी समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्हें इस बुक को पढ़ने का तरीका पता नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो अभी भी इस बुक को पढ़ना नहीं जानते। 4 से 5 साल तैयारी करते हुए उनको हो गया है और ऐसी संख्या कम से कम 90% बच्चों की ऐसी संख्या है जो भी अभी भी इस ओल्ड एनसीईआरटी की बुक के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। इस बुक को समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम, यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बेसिक फाउंडेशन के लिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 में प्राचीन भारत से 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। वो सभी के सभी क्वेश्चंस इस ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक से पूछे गए थे। अगर आपके ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा के कॉन्सेप्ट और फैक्ट पे अगर आपकी पकड़ होती, कॉन्सेप्ट क्लियर होते इस बुक के, और अगर आपकी फैक्ट पे पकड़ होती और साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया होता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपने सही तरीके से सॉल्व किया होता, तो आप उस 7 के 8 क्वेश्चंस को सही कर सकते थे। यानी 7 से 8 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन आप सही कर सकते थे। तो ये बुक यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। स्टेट पीसीएस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए इस बुक की पकड़ बनाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। और इस एनसीईआरटी के बुक के भीतर जो टॉपिक दिए गए हैं, किस चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर पे आपको कम फोकस करना है, ये भी आपको इस क्लास के थ्रू आउट आपको सीखने को मिलेगा। आप यदि 60 नोट्स बनाना नहीं आपको आता, आपको 60 नोट्स नहीं बनाना आता, तो आप 60 नोट्स बनाना भी आप सीख जाएंगे यदि आप क्लास को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं और क्लास को अंत तक देखते हैं। और यदि आपको इस एनसीईआरटी की बुक को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं, आपके फैक्ट नहीं क्लियर हो, तब भी उस कंडीशन में ये वीडियो, ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि आप गंभीरता से तैयारी करते हैं, गंभीरता से इसमें जो पॉइंट बताए जा रहे हैं उस पर आप फोकस करते हैं और उसका रिविज़न करते हैं और उस चीज़ को जानने का प्रयास सही तरीके से करते हैं, तो आज का जो फोकस पॉइंट होगा वो आर्य संस्कृत के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके थ्रू आउट आज हम जानेंगे भोजपत्र के बारे में। आर्यों की एक विशेषता क्या थी? भोजपत्र की लकड़ी का उपयोग। आर्य संस्कृत की आर्यों की एक विशेषता क्या थी? भोजपत्र की लकड़ी का उपयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यूपीएससी के लिए भी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए भी। आर्यों की एक विशेषता क्या थी? भोजपत्र की लकड़ी का उपयोग किसके लिए करते थे? भूमिगत घरों को ढकने के लिए करते थे। भूमिगत घरों को ढकने के लिए करते थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि आर्य संस्कृत की एक विशेषता क्या थी? वो ज़मीन के अंदर घर बनाते थे और उस ज़मीन के अंदर घर बना के रहते थे। संभवतः ऐसा वो लोग ठंड से बचने के लिए ऐसा वो करते थे। संभवतः इस राम शरण शर्मा की बुक के अनुसार, इस एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के अनुसार, संभवतः वो लोग जो भूमिगत यानी ज़मीन के अंदर जो घर बनाते थे वो किस लिए बनाते थे? संभवतः ठंड के कारण, यानी ठंड से बचने के लिए ऐसा वो करते थे। अब इसमें एक कीवर्ड यूज किया जा रहा है भोजपत्र। भोजपत्र क्या होता है ये आपको जानना, अगर आपको इस फैक्ट को सही तरीके से समझना है तो आपको पता होना चाहिए भोजपत्र क्या होता है। भोजपत्र क्या होता है? हिमालय में पाया जाने वाला एक वृक्ष की छाल। जो भोजपत्र है ये क्या होता है? भोजपत्र क्या होता है? हिमालय में पाया जाने वाला एक वृक्ष की छाल होती है। हिमालय में पाया जाने वाला एक वृक्ष की छाल होती है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग ग्रंथों की रचना के लिए करते थे। प्राचीन काल में इसका प्रयोग ग्रंथों की रचना के लिए करते थे। ये इसमें भोजपत्र में लिखी ये जो ग्रंथों की रचना के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, इस भोजपत्र का प्रयोग जो ग्रंथों की रचना के लिए किया जाता था, क्यों करते थे? क्योंकि भोजपत्र में लिखी गई कोई भी चीज़ हजारों साल तक बनी रहती है। आर्यों की एक विशेषता क्या थी? भोजपत्र की लकड़ी का उपयोग, और प्राचीन काल में इसका प्रयोग ग्रंथों की रचना के लिए इसका प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि भोजपत्र में लिखी गई कोई भी चीज़ हजारों साल तक बनी रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि भोजपत्र आर्यों की विशेषता क्या थी। ये
आर्य लोग भोजपत्र की लकड़ी का उपयोग करते थे। किस लिए करते थे? भूमिगत घरों को ढकने के लिए करते थे। ये एक फीचर्स हो गया। और आपने ये भी सीखा कि भोजपत्र क्या होता है। भोजपत्र के बारे में आपको एक पॉइंट सीखने को आपको मिला। अब हम बात करेंगे अंतिम संस्कार की। आर्यों की एक विशेषता क्या थी? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार आर्यों की एक विशेषता थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आर्यों की एक विशेषता क्या थी? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार भी आर्यों की एक विशेषता थी। ये अंतिम संस्कार क्या होता है? अंतिम संस्कार क्या होता है? अंतिम संस्कार क्या होता है? मृतक को सम्मानित करने का एक समारोह होता है। जो अंतिम संस्कार होता है ये क्या होता है? मृतक को सम्मानित करने का एक समारोह होता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? दफनाना। इसमें क्या शामिल होता है? दफनाना। और क्या शामिल होता है? दाह संस्कार। और क्या शामिल होता है? दाह संस्कार। दाह संस्कार क्या होता है? शव को जलाना। शव को जलाना क्या बोलते हैं? दाह संस्कार बोलते हैं। आर्य संस्कृत की एक विशेषता क्या थी? आर्य संस्कृत की एक विशेषता क्या थी? अंतिम संस्कार। आर्य संस्कृत की एक विशेषता क्या थी? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार क्या होता है? मृतक को सम्मानित करने का समारोह होता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? दफनाना शामिल होता है और दाह संस्कार होता है। दाह संस्कार का मतलब क्या होता है? शव को जलाना। शव को जलाना को क्या बोलते हैं? दाह संस्कार बोलते हैं। और अस्थियां जो होती है, शव को जलाने के बाद जो अस्थियां होती हैं उसको पवित्र नदी में बहाई जाती है। शव को जलाने के बाद जो अस्थियां होती हैं उसको वो कहाँ पे बहाई जाती हैं? पवित्र नदी में बहाई जाती हैं। शव को जलाने के बाद जो अस्थियां होती हैं वो पवित्र नदी में बहाई जाती हैं। यदि हम एक पॉइंट इसमें देखें, इसके एविडेंस कैसे प्राप्त होते हैं? कब्रिस्तान एच में एक कब्रिस्तान पाया गया है। उस कब्रिस्तान एच में बर्तन नुमा कब्र से इसकी जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी इस अंतिम संस्कार की, आर्यों की एक विशेषता क्या थी? अंतिम संस्कार थी। इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? कब्रिस्तान एच में बर्तन नुमा कब्र से इसकी जानकारी मिलती है। इसमें हमें बर्तनों में जली हुई हड्डियों के ढेर के प्रमाण भी मिले हैं। बर्तनों में जली हुई हड्डियों के ढेर के प्रमाण भी मिले हैं। आर्य संस्कृत की एक विशेषता, आर्यों की एक विशेषता क्या था? अंतिम संस्कार। कैसे पता चलता है? कब्रिस्तान एच में बर्तन नुमा कब्र से इसकी जानकारी मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कब्रिस्तान एच में बर्तन नुमा कब्र से इसकी जानकारी मिलती है। बर्तनों में जली हुई हड्डियों के ढेर के प्रमाण भी मिले हैं। बर्तनों में जली हुई हड्डियों के ढेर के प्रमाण भी मिले हैं। जबकि यदि हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें, विकसित हड़प्पा सभ्यता की बात करें, विकसित हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी। अंतिम संस्कार विकसित हड़प्पा संस्कृत की विशेषता नहीं थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज द बुलेट पॉइंट। यहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा है कि विकसित हड़प्पा सभ्यता जो आर्य संस्कृत से पहले की थी, विकसित हड़प्पा सभ्यता आर्य संस्कृत से पहले की थी, आर्यों से पहले की थी। आपको क्या सीखने को मिल रहा है? वो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो आर्यों से पहले की है, उनकी विशेषता क्या नहीं है? अंतिम संस्कार उनकी विशेषता नहीं है। यानी हड़प्पा सभ्यता यानी विकसित हड़प्पा सभ्यता में हमें अंतिम संस्कार नहीं देखने को मिलता है। विकसित हड़प्पा सभ्यता में हमें अंतिम संस्कार नहीं देखने को मिलता है, जबकि आर्य संस्कृत में हमें अंतिम संस्कार देखने को मिलता है। जबकि हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें, विकसित हड़प्पा सभ्यता की बात करें जो आर्यों से पहले की है, वहाँ पे हमें अंतिम संस्कार देखने को नहीं मिलता। यदि अब यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम स्टेटमेंट डाल दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता अंतिम संस्कार हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी, तो इस स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि अंतिम संस्कार हड़प्पा संस्कृत की विशेषता नहीं थी। अंतिम संस्कार आर्य संस्कृत की विशेषता थी। तो ये पॉइंट, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सुरकोतड़ा, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है सुरकोतड़ा, जो प्रेजेंट टाइम में गुजरात में स्थित है। यहाँ पे जो सबूत, अंतिम संस्कार के जो सबूत मिले वो संदेहपूर्ण है, यानी उस समय पता नहीं चलता, संदेहपूर्ण है। हड़प्पा संस्कृत के एक महत्वपूर्ण स्थल सुरकोतड़ा जो गुजरात में स्थित है, यहाँ से जो सबूत मिला है अंतिम संस्कार के बारे में वो क्या? संदेहपूर्ण है। वो क्या है? संदेहपूर्ण है। तो हड़प्पा संस्कृत, विकसित हड़प्पा सभ्यता में हमें अंतिम संस्कार देखने को नहीं मिलता। यानी अंतिम संस्कार विकसित हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के वो स्थल जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी जारी रहते हैं,
हड़प्पा सभ्यता की जो टाइम लाइन है वो 2400 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है। इस ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की जो टाइम लाइन है वो 2400 ईसा पूर्व से कितनी है, 1900 ईसा पूर्व है। और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, यानी जब हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद कुछ हड़प्पा सभ्यता के कुछ ऐसे भी स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के भी बाद जारी रहे उन हड़प्पा स्थलों को हम उत्तर शहरी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के वे स्थल जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी जारी रहे उन स्थलों को हम उत्तर शहरी हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। उत्तर शहरी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता अंतिम संस्कार थी। वहाँ पे हमें उत्तर शहरी हड़प्पा सभ्यता में हमें अंतिम संस्कार देखने को मिलते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो स्थल हड़प्पा सभ्यता के जारी रहते हैं वहाँ पे हमें अंतिम संस्कार देखने को मिलते हैं। लेकिन विकसित हड़प्पा सभ्यता की ये विशेषता नहीं थी। अंतिम संस्कार विकसित हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो स्थल जारी रहते हैं, जो स्थल बने रहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी जो स्थल जारी रहते हैं, यानी जो स्थल बने रहते हैं जिनको हम उत्तर शहरी हड़प्पा के नाम से जानते हैं, वहाँ पे हमें अंतिम संस्कार देखने को मिलता है। और एक पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता में दाह संस्कार का प्रचलन नहीं था। विकसित हड़प्पा सभ्यता में हमें दाह संस्कार का प्रचलन नहीं देखने को मिलता है। विकसित हड़प्पा सभ्यता में हमें दाह संस्कार यानी शव को जलाने का प्रचलन हमें देखने को नहीं मिलता है। विकसित हड़प्पा सभ्यता में हमें दाह संस्कार का प्रचलन देखने को नहीं मिलता। विकसित हड़प्पा सभ्यता में दाह संस्कार का प्रचलन नहीं था। विकसित हड़प्पा सभ्यता में दाह संस्कार का प्रचलन नहीं था, यानी शवों को जलाने का प्रचलन नहीं था। तो आप यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की तुलना आप आर्य संस्कृति से कर रहे हैं और काफ़ी आपको डिफरेंस भी देखने को मिल रहा है, अंतर भी दिखने को मिल रहा है। तो यही एंगल होता है पढ़ने का। जब भी आप अगले चैप्टर पर जाएँ तो उस अगले चैप्टर को आप फर्स्ट उसके पहले वाले चैप्टर से कनेक्ट करें कि कौन से पॉइंट डिफरेंट पॉइंट है, कौन से पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। इन पॉइंट को बार बार आपको वही पॉइंट देखने को मिल रहा है और क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या क्या समानता देखने को मिल रही है और क्या क्या असमानता देखने को मिल रही है, ये अप्रोच आपका होना चाहिए। अब हम बात करेंगे वो कौन से स्थल हैं जहां से हमें अंतिम संस्कार के एविडेंस प्राप्त होते हैं, कौन कौन से, किस स्थान से। हॉलैंड यूरोप का, हॉलैंड कंट्री कहाँ पे, यूरोप में। हॉलैंड से, जर्मनी, पूर्वी यूरोप से, इराक से, मध्य एशिया के काजाकिस्तान से और स्वात घाटी जो पाकिस्तान में स्थित है यहाँ से, ताजाकिस्तान से जो मध्य एशिया में स्थित है यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। ताजाकिस्तान से जो हमें अंतिम संस्कार का एविडेंस प्राप्त होता है ये इसी टाइमलाइन क्या है, ईसा पूर्व 1400 के आसपास। अब हम उस पॉइंट की बात करेंगे, अंतिम संस्कार के एविडेंस हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन कौन से लोकेशन है जहाँ से हमें अंतिम संस्कार के एविडेंस प्राप्त होते हैं। इसमें आता है हॉलैंड किस महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में। जर्मनी किस महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में। पूर्वी यूरोप। इराक कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में है। इराक कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में है। मध्य एशिया के कौन कौन से देश आते हैं, काजाकिस्तान आता है और ताजाकिस्तान आता है। मध्य एशिया के कौन कौन से देश आते हैं, काजाकिस्तान आता है और ताजाकिस्तान आता है। और पाकिस्तान का कौन सा क्षेत्र आता है, स्वात घाटी जो पाकिस्तान में स्थित है ये क्षेत्र आता है। अब आपका इस पर होमवर्क क्या करना है, अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ये होमवर्क क्या करना है, जिन लोकेशन की बात मैं कर रहा हूँ आपके सम्मुख रखा हूँ, आपको इसी टाइम उसको मैप में जा करके देखना है। उसे इसी टाइम विश्व के मैप में आपको देखना है कि विश्व के मैप में वो किस पॉइंट पे ये महत्वपूर्ण स्थल लोकेटेड हैं। आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आई होगी। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।